Okay students, so let's begin the JEE Advanced Pattern Question Exercise for the same chapter, Work Energy Power. Let's see what is the question number 1. This is the first category which says only one correct option type question. Question number 1 is system shown in figure is released from the rest. ये system है आपके सामने, इसको जब rest position से छोड़ा गया, so pulley and spring is massless and friction is absent everywhere. The speed of 5 kg block when 2 kg block leaves the contact with ground is what? हमें ये बोला गया है कि अगर ये 2 kg का ब्लॉक ग्राउंड से हटे तो जो ये वेलोसिटी होगी इसकी, द स्पीड ऑफ 5 kg ब्लॉक, ये वेलोसिटी कितनी होगी? तो आइए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं मान लेती हूँ कि ये जब ग्राउंड से ऊपर उठेगा तो स्प्रिंग में कितनी एक्सटेंशन होगी उसे x मान लेते हैं। सो लेट x बी द एक्सटेंशन व्हेन this 2 kg block leaves the ground. Extension in spring when 2 kg block leaves the ground. So यहाँ पर जो आपके दो फोर्सेस लगेंगे that will become equal. यानी कि ये जो स्प्रिंग में फोर्स लगेगा, फोर्स इक्वल्स टू kx, और जो यहाँ आपका फोर्स वेट की वजह से लगेगा दैट विल बी mg, दैट विल बिकम इक्वल। जितने वेट से ये ऊपर उठेगा उतना ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। सो मैं यहाँ कह सकती हूँ kx इक्वल्स टू m इंटू जी। अब सिंस kx इक्वल्स टू mg है, आप क्या यहाँ से क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। m आपको दिया गया है 2 kg, सो 2 kg इंटू जी अपॉन k, ये किसकी वैल्यू हो गई, x की। बाकी हमें किस किस की वैल्यू दी गई है, k की वैल्यू मुझे 40 न्यूटन पर मीटर दी गई है, g की वैल्यू 10, k की वैल्यू 40, which gives me the value of x to be 0.5 meter. Okay, now if I am gonna apply the conservation of energy, so by applying the conservation of energy I can find out something. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए दोनों केसेस में हम अप्लाई करेंगे, यहाँ की भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वहाँ पे भी इनिशियल और फाइनल आपकी जो एनर्जीज होंगी। सो यू विल बी हैविंग mgx इक्वल्स टू, अब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो आपकी एनर्जी होगी, या अब मैं बात करूं अगर 2 kg ब्लॉक की, सो देयर विल बी mgx इक्वल्स टू हाफ k x स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये हाफ k x स्क्वायर जो है इट इज़ द वर्क डन बाय दिस स्प्रिंग एंड हाफ mv स्क्वायर विल बी द एनर्जी। एनर्जी कौन सी, जिस वेलोसिटी से ये आपका स्प्रिंग के साथ जो स्ट्रिंग है दैट विल स्टार्ट मूविंग, तो ये आपकी होगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब क्योंकि मुझे निकालना है यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू, तो वेलोसिटी की वैल्यू यानी कि मुझे ये निकालनी है। ये कैसे निकालूंगी मैं, 2mgx इक्वल्स टू kx स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू मुझे पता है, सो 2 इंटू m, अच्छा m, अब m जो है यहाँ पर आपका m जो लेंगे हम अगेन 2 kg, 2 इंटू जी इंटू एक्स, एक्स है 0.5 मीटर इक्वल्स टू kx स्क्वायर, k की वैल्यू है कितनी 40, 40 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर, इसको माइनस में ले जाएंगे इधर तो ये -40 इंटू 0.5 स्क्वायर इक्वल्स टू mv स्क्वायर। अब ये जो m है दिस इज द m विच इज़ 5 kg ब्लॉक, तो ये जो m की वैल्यू होगी दिस विल बी m इक्वल्स टू 5 kg, क्योंकि यही ब्लॉक मूव कर रहा है। तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 5 से, आपके पास क्या आ जाएगी v स्क्वायर की वैल्यू। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो v की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2√2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन कीजिएगा एंड योर आंसर विल बी 2√2 मीटर पर सेकेंड। आइए एक बार चेक करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Two
blocks of mass m1 equals to 1 kg, this is m1 equals to 1 kg and m2 equals to 2 kg, they are connected by a non-deformed light spring. They are lying on a rough horizontal surface. The coefficient of friction between the blocks and the surface is 0.4. म्यू की वैल्यू आपको दी गई है 0.4 और m1 आपको दिया गया है 1 kg, m2 दिया गया है आपको 2 kg. The coefficient, okay, what minimum constant force F has to be applied in horizontal direction to the block of mass m1 in order to shift the other block. ये बोल रहे हैं कि कितना फोर्स मैं यहाँ पर लगाऊं, तो मुझे यहाँ से फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कितना फोर्स मैं यहाँ पर लगाऊं कि ये जो मेरा ब्लॉक है इसके साथ जो अटैच है इसमें डिस्प्लेसमेंट हो, ये थोड़ा शिफ्ट हो जाए. तो कैसे निकालेंगे फोर्स, यहाँ पर देखिएगा. यहाँ पर आपके पास एक स्प्रिंग है, दिस इज m2 कनेक्टेड विद ब्लॉक m1 m2 और आपको यहाँ फोर्स लगाना है. अब यहाँ और ये रखे हैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जिसमें भी आपका फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है. तो यहाँ पर जो आपका फ्रिक्शन अप्लाई होगा वो कितना होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा Fx माइनस इसमें जो फोर्स लग रहा है, अब फ्रिक्शन इसको पीछे की तरफ खींचेगा, माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स m1g, दिस इज m1g इंटू एक्स इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर. ये क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम इज दैट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ऑल काइंड ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. तो ये है आपके वर्क डन और ये है आपकी एनर्जी. सो दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम विच आई हैव अप्लाइड डायरेक्टली, क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसमें ये थ्योरम कहीं ना कहीं आपकी हेल्पफुल होगी. सो दिस इज म्यू m1gx इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर. अब यहाँ मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकती हूँ, fx माइनस म्यू m1gx माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट m2 तभी मूव करेगा जब ये स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है दैट विल बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स विच विल बी अप्लाइड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि म्यू m2x इज इक्वल्स टू kx. जब तक ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं करेगा. सो इफ आई से दैट म्यू m2x इज इक्वल्स टू kx, तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ किसकी वैल्यू, k की वैल्यू, kx की वैल्यू, तो kx की वैल्यू है म्यू m2x. ठीक है. यहाँ से मेरे पास आ गई kx की वैल्यू. तो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ fx माइनस म्यू m1gx माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर. अब के एक्स की वैल्यू है म्यू m2x, m2 इंटू एक्स और x आपका एक और भी है साथ में इक्वल्स टू 0. हमें यहाँ पर निकालना है किसकी वैल्यू, f की वैल्यू. तो f की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं यहाँ देखूँ x x x आपके हर जगह से कैंसिल हो रहे हैं. आपके पास जो इक्वेशन बची है f इक्वल्स टू म्यू m1g प्लस 1/2 म्यू m2x. ओके, म्यू m2x की जगह मुझे म्यू m2g इट शुड बी म्यू m2g इक्वल्स टू kx. तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, म्यू m2g. सो ये आ गए आपके पास. x आपके सारे कट गए थे. अब आपके पास जो इक्वेशन बची है म्यू दोनों में कॉमन है और g दोनों में कॉमन है. आपके पास बचा m1 प्लस m2 अपॉन 2. राइट. म्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 0.4, g आपको क्वेश्चन में 10 दिया गया है इंटू 10, m1 की वैल्यू दी गई है 1 kg और m2 की वैल्यू दी गई है 2 kg. दैट मीन्स 2 अपॉन 2. ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1, तो 1 प्लस 1 2. 0.4 इंटू 10 इंटू 2 विच विल गिव यू द फोर्स ऑफ 8 न्यूटन. तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई,
8 न्यूटन। तो आइए हम देखें हमारे ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ओके, तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी थी कि ये ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा जब ये स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा, इस स्प्रिंग, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसके बराबर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A block of mass m is attached with a massless spring of force constant k. The block is placed over a rough inclined surface this, for which the coefficient of friction is mu equals to 3/4. The minimum value of m, this value we have to find, required to move the block up the plane is what? अगर आप चाहते हैं कि ये आपके प्लेन पर मूव करे ये स्मॉल m का ब्लॉक, तो आपको कैपिटल M की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, वो वैल्यू कितनी होगी, तो वही हमें फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में आपको दिया है कि यू शुड नेग्लेक्ट द मास ऑफ स्ट्रिंग एंड मास ऑफ पुले एंड फ्रिक्शन इन पुले। इन सबको इग्नोर करके हमारे पास जो सिचुएशंस आती हैं वो क्या होगी, मुझे k दिया गया है और म्यू की वैल्यू दी गई है और मुझे कैपिटल M की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, अगर ये प्लेन है और ये आपका स्मॉल m है, ये 37 डिग्री आपको दिया गया है, ये फोर्स जो होगा m g दैट विल बी डाउनवर्ड्स, ये जो फोर्स होगा m g cos थीटा, ये फोर्स होगा एम जी साइन थीटा। ब्रेक करेंगे कंपोनेंट्स में और आपके जो परपेंडिकुलर लग रहा होगा दैट विल बी नॉर्मल। ठीक है, अब ये नॉर्मल है, ये यहाँ से कनेक्टेड है एक स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। अब मैंने जब इसे डिवाइड कर दिया है कंपोनेंट्स में, तो अब आपको क्या समझना है, ये ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा जब स्प्रिंग फोर्स दैट विल बी ग्रेटर देन, जो यहाँ पर आपका, यहाँ देखिए अभी एक फोर्स और लगेगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स विच विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड द फोर्स विल बी म्यू इंटू एन, ये होगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स। अगर आपका स्प्रिंग फोर्स म्यू एन और एम जी साइन थीटा से ज़्यादा है तो आपका स्प्रिंग, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा, अदरवाइज नहीं। तो मेरी जो सिचुएशन बनेगी दैट विल बी एफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन। अब n की वैल्यू देखिए, n को बैलेंस कौन कर रहा है, एम जी कॉस थीटा, तो n की वैल्यू क्या हो गई, एम जी कॉस थीटा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, इफ एफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन विच इज एम जी कॉस थीटा, then it is the balanced equation and then only the spring, the object will move. अब Fs को आप लिख सकते हैं, ये जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, it is kx, it is greater than equals to mg can be taken as common sin theta plus mu cos theta। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट फाइनली कहाँ से जाकर कनेक्टेड है, यहाँ एक पुली है, पुली के साथ आपका एक कैपिटल M मास कनेक्टेड है, जो ये नीचे, सॉरी, अब ये मास तभी मान लेते हैं अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ x का, तो जितना इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ये मूव करेगा, जितना ये मूव करेगा उतना ही इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, आप कह सकते हैं। तो यहाँ से जो आपकी इक्वेशन निकल के आएगी दैट विल बी कि एम जी एक्स इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये एम जी एक्स हुआ इसका एनर्जी और हाफ के एक्स स्क्वायर हुआ इसका वर्क डन। सो दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू द एनर्जी दैट विल बी क्रिएटेड इन मूविंग द मास कैपिटल M। सो एम जी एक्स इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब एक x से एक x कैंसिल हुआ, यहाँ से आपकी k की वैल्यू कितनी आ गई, 2mg अपॉन x, ये वैल्यू आ गई k की अपॉन x। तो अगर मैं ये वैल्यू k की यहाँ पुट कर दूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, द इक्वेशन विल बिकम k दैट मीन्स 2mg
अपॉन दिस k वैल्यू 2 mg अपॉन x into x is greater than or equal to mg into sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये x से x कैंसिल, आपका g से g कैंसिल, तो हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, कैपिटल M की। तो कैपिटल M इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m अपॉन 2, ये वाला m, ये 2 यहाँ चला गया, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अब म्यू की वैल्यू आपको दी गई है 3/4। और क्वेश्चन में एक चीज को ध्यान से देखिए, आपको थीटा की वैल्यू भी दी गई है 37 डिग्री, थीटा की वैल्यू दी गई है 37 डिग्री, तो हम कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5 और साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। ये आप याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चंस में आपको इसे यूज़ करना होगा, सो ये आप याद रख सकते हैं। अब मैं यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दूँ अगर, तो मेरे पास क्या आ गया, साइन 37 यानी कि 3/5 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, कॉस 37 इज 4/5, तो 4/5, 4 से 4 कैंसिल, 3/5 प्लस 3/5, तो m की वैल्यू क्या आ गई, m/2 इंटू 6/5, यानी कि m की वैल्यू जो आपकी आ गई, कितनी आ गई, यहाँ लिखती हूँ मैं, m की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3/5, वो भी m। तो आपकी m की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3/5 m। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट सीम्स टू बी द करेक्ट वन, बिकॉज द m इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू 3/5 m। ओके, सो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन दिया था। The next question and next category, one or more correct option. A smooth track in the form of a quarter circle of radius 6 meter, ये आपको smooth track दिया गया है, वो भी quarter circle की form में, in the vertical plane. A particle moved from P1 to P2 under the action of forces F1, where is F1? This is F1, F2 and F3. Force F1 is always toward P2, okay, and is always 20 Newton in magnitude. So F1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 न्यूटन, और F2 is always act horizontally, तो F2 जो है it always acts horizontally, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 30 न्यूटन। F3 जो है इसकी वैल्यू आपको ऑलवेज दी गई है कितना, दिस ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियली to the track and is of magnitude 15 Newton. Select the correct alternative. Either the work done by F1 is 120 joule, by F2 is 180 joule, by F3 is 45 pi and F1 is conservative in nature. सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन सब के वर्क डन फाइंड करने हैं और मुझे बताना है क्या F1 कंजर्वेटिव है या नहीं। देखिए अगर बात करूँ मैं F1 की, तो इसमें क्वेश्चन में ही लिखा है कि फोर्स F1 इज ऑलवेज टुवर्ड्स P2, इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स P2, यानी कि ये P1 से P2 तक जाता है, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द P2 बट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो आपको मैंने जब डेफिनेशन बताई थी कंजर्वेटिव की, आपको बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज फोर्सेज विच ऑलवेज डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ टेकन। ठीक है, तो यानी कि आपका जो F1 हुआ वो क्या हुआ, कंजर्वेटिव हुआ। सो आप यहाँ पर ये टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ, देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं फोर्स F3, F2 और F1 की। F2 की बात अगर मैं डायरेक्टली करूँ तो मुझे दिख रहा है F2 एक्ट करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, F2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो यहाँ का वर्क डन कितना होगा, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू F2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। F2 आपको दिया गया है मैग्नीट्यूड 13, डिस्प्लेसमेंट, अब सिंस यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो दैट मीन्स OP2, डिस्प्लेसमेंट विल बी OP2 विच इज इक्वल्स टू 30 इंटू रेडियस आपको दिया गया है 60, 180 न्यूटन, तो दैट मीन्स 180 जूल, क्योंकि वर्क डन हम फाइंड कर रहे हैं।
सो दैट मीन्स आपका ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे ए और सी, मुझे चेक करना है F1 और F3 के लिए। तो F1 के लिए अगर मैं चेक करूंगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि ये F1 जो है इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर, सो यहां से जो आपका फोर्स होगा F1 दैट विल बी इक्वल्स टू वर्क डन F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि F1 जो है इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स P2, तो ये अगर मैं बात करूं कि ये छोटी छोटी लेंथ को पूरा मैं P1 से P2 तक, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो जा रहा है P1 से P2 तक, तो P1 से P2 की अगर लेंथ देखी जाए तो कितनी होगी? ये आपको 6 मीटर दिया गया है, ये आपको 6 मीटर दिया गया है। अब ये आपका 90 डिग्री है, तो आप क्या कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाइए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 2 इंटू 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 इंटू 36, 72। तो हाइट की वैल्यू क्या आ गई, √72 हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो ये जो हुआ ये आपका आ गया कितना, हाइपोटेन्यूज, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो इसमें हो रहा है वो है √72। तो मैं W1 की वैल्यू कितनी लिख सकती हूँ, फोर्स यानी कि 20 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट विच इज √72। √72 कैन बी रिटन एज 72 को अगर आप कीजिएगा तो फैक्टराइज अगर करूं मैं 72 को, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, ओके। सो ये हो गया 6√2, ये आपकी आई किसकी वैल्यू, √70 की वैल्यू। तो ये काम करिए 20 इंटू √72 को लिख दीजिए 6√2, तो कितना आ गया आपका आंसर 120√2, किसकी वैल्यू, F1 की वैल्यू। तो आइए एक बार चेक करें हमारी F1 की वैल्यू 120√2 जूल है या नहीं। ये हमें दिया गया है 120 जूल, दैट मीन्स दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, ओके। आइए अब F3 का चेक करें। F3 के लिए आपको फाइंड आउट करना है क्या, वर्क डन बाय फोर्स F3। सो वर्क डन बाय फोर्स F3 विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब F3 की बात की जाए तो F3 आपका मूव कर रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन। अगर मैं इस छोटी छोटी डायमेंशन को पूरा आर्क कंसीडर करूं, क्योंकि ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि ये पूरी आर्क को कवर करेगा। अब आर्क की लेंथ निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा इंटू रेडियस। थीटा आप देखिए यहां से यहां तक चलने में कितना एंगल कवर हो रहा है, 90 डिग्री। सो थीटा इज 90, दैट मीन्स π/2, और रेडियस की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 6। सो ये आपकी हो गई आर की वैल्यू। सो अगर मैं यहाँ से वर्क डन निकालूं, फोर्स की वैल्यू कितनी है 15 इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो भी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर π/2 इंटू 6 तक, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से आपकी इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो s दैट मीन्स 0 से 6 π/2, तो ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा 3π। सो 15 इंटू, ये डिस्प्लेसमेंट को मैं s से डिनोट कर रही हूँ, सो 15 इंटू 3π विल गिव मी द 45π आंसर। आपको दिख रहा है ये, ओके। सो वर्क डन कितना आ गया 45π। आइए देखें वर्क डन 45π, दैट मीन्स ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन एक और मेथड से हो सकता था, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डायग्रामेटिक फॉर्म आप में थोड़ा हार्डवर्क आपको करना पड़ता, बट मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया, बाय द हेल्प ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। A block of mass m is attached with a spring of spring constant k.
द होल अरेंजमेंट इज प्लेस्ड ऑन ए व्हीकल एज शोन इन द फिगर। ये एक व्हीकल है, इसके ऊपर मैंने एक सिस्टम पूरा सेटअप किया है। इफ द व्हीकल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट, इस डायरेक्शन में, विद एन एक्सेलरेशन ए, there is no friction anywhere, so then maximum elongation in the spring is this, maximum elongation in the spring is this, maximum compression is this and maximum compression। तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, क्या मैक्सिमम elongation और मैक्सिमम compression। तो देखिए, अगर ये बॉडी को मैं मानूं कि ये पूरा सेटअप जो है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, यानी कि सिर्फ इसी की, सिर्फ सिस्टम की बात की जाए तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये जो आपका मूवमेंट होगा विच विल बी इक्वल्स टू m इंटू ए, इट शुड बी इक्वल्स टू k इंटू एक्स नॉट। और यहां मैं जो x नॉट है किसको मान रही हूं, दिस x नॉट इज द एक्सटेंशन या इलोंगेशन बोल सकते हैं, ठीक है। ये कितना एक्सटेंड होगा, जितना इसमें एक्सेलरेशन लगेगा उतना या तो इसमें कंप्रेशन लगेगा या उसमें एलोंगेशन होगा। तो हमने क्या बोला कि MA जितना फोर्स लगा रहे हैं दैट विल बी इक्वल्स टू k इंटू एक्स नॉट, ठीक है। तो यहाँ से हमारी किसकी, हमें क्या निकालना है, एक्स नॉट की वैल्यू, एलोंगेशन की वैल्यू। मैक्सिमम अगर मैं मानूं कि मुझे निकालना है मैक्सिमम एक्सटेंशन दैट मीन्स एलोंगेशन, तो वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम एलोंगेशन होगी 2 टाइम्स। सो मेरा एक्स नोट जो हो जाएगा 2x हो जाएगा। सो MA विल बी इक्वल्स टू k इंटू 2x। सो फ्रॉम हियर मैं x को यहाँ पे मैक्स लिख देती हूँ। सो फ्रॉम हियर x मैक्स विल बी इक्वल्स टू MA अपॉन 2k। MA अपॉन के और MA अपॉन के, दो ऑप्शन है एलोंगेशन के, MA अपॉन के और 2MA अपॉन के। और देखिएगा हमारा क्या आया है, MA अपॉन 2K। सो ये ओके, यहाँ गलती कर दी है हमने, ये जो गलती है ये करेक्ट करना पड़ेगा। दिस MA, क्योंकि जो मैं एक्सटेंशन मान रही हूँ दिस इज 2x नॉट, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 2x नॉट की अगर वैल्यू रखेंगे और x नॉट निकालेंगे तो अभी भी हमारा 2MA अपॉन k आएगा, क्योंकि अब जो मेरा एक्सटेंशन हो जाएगा दैट विल बी 2 इंटू एक्स नॉट, एक्स मैक्स। सो 2 इंटू एक्स नॉट और एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, 2 इंटू एक्स नॉट इज MA अपॉन के। सो आपकी वैल्यू क्या आ गई एक्स मैक्स की, 2 इंटू MA अपॉन के, यानी कि आपका एलोंगेशन जो हुआ 2MA अपॉन के। दैट मीन्स दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ओके। अब बात करें अगर कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन कितना होगा, देखिए मैं आपके सामने एक फिगर बनाऊंगी, आप खुद ही समझ जाएंगे। ये है एक इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये है आपका मैक्सिमम कंप्रेशन और एलोंगेशन, और ये है आपका यहाँ पर कंप्रेशन। एक होगा मीन पोजीशन, एक होगा एक्सटेंशन, एक होगा कंप्रेशन। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास कंप्रेशन कितना है, व्हेन x विल बी 0, जब मिनिमम, अगर मैं कंप्रेशन की बात करूँ कि पूरा कंप्रेशन कब होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन कब हो जाएगा, जब आपका x जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि उसमें कोई गैप बचा ही नहीं है, ये पूरा का पूरा स्प्रिंग जो है वो एकदम कंप्रेस हो गया है। सो दैट मीन्स kx हैज़ बिकम 0, दैट मीन्स x हैज़ बिकम 0। तो आपका मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, 0, okay। So this was the question, these are the 5 questions for the JEE advanced pattern. We'll do again the next 5 questions in the next session. You just keep practicing. Thanks a lot.